अस्सलाम वालेकुम। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? पता नहीं, कल परसों तो शायद मैंने कहा भी नहीं कुछ। कोई बात नहीं याद। सेलर अमीर की बात की है मैंने कुछ? नहीं, मैं सेलर अमीर से आगे निकल गया था। ये बात की थी कि बेहतर बॉय अपने घर वालों का दिया। अच्छा 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 अच्छा। ऐसी बात की है कोई कि मैं रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता हूँ, वो नहीं करते? ठीक, ओके ओके ओके। आप लोगों को ना अपने पेरेंट्स से शिकायतें होंगी बहुत सारी। होंगी 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 होंगी। क्या क्या शिकायतें जनरली? हाँ जी। अरे होती है ना भाई। आप लोगों को शिकायत है कि आपके वालिदैन आपको समझते नहीं, आपकी कदर नहीं करते। आप जैसी औलाद मिल गई उनको तो वो संभाल नहीं पा रहे, वरना वो डिजर्व नहीं करते थे। होती है ना शिकायतें? नहीं यार, ये क्या बात है? होती है, होती है, होती है। एक शिकायत ये हो सकती है कि मुझे ही सारे काम कहते रहते हैं, बहन भाई को नहीं काम कहते, है ना? है, ये हो गया था। मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में ही मिसाल दी थी, तो दोबारा ये मिसाल दे दो। अच्छा, और क्या शिकायतें हो सकती है? यार हैरत की बात है, ये नौजवान मेरे सामने इतने सारे बैठे हैं, किसी को अपने वालिदैन से कोई शिकायत नहीं। हाँ, इज्जत नहीं देते, मेहमानों के सामने जलील कर देते हैं, और चुन चुन के वो बातें बता रहे होते हैं जो नहीं बतानी चाहिए थी। और है और क्या? हाँ, वो उनको हंसाने के लिए आप भी और चलो एक दफा बता दिया। हर गैदरिंग में वही बात बताते हैं और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और अच्छा, और शिकायतें देखो ना, वास्ता सा कुछ और शिकायतें हैं? क्या कर लेते हैं? हाँ वही ना, मतलब सारे काम आपसे कराए जा रहे हैं। हाँ जी, शादी नहीं करवा रहे। अच्छा चलो ठीक है। और
हाँ, ये शिकायत हो सकती है कि आपको लगता होगा कि जो आपके बहन भाई हैं और आप हैं तो उनके साथ सलूक जो है ना वो बायस्ड है। हाँ, नहीं वो तो खैर वेरी करेगा, कोई दरमियान वालों को लगेगा, कोई बड़े को लगेगा, कोई छोटों को लगेगा। समझते नहीं है, पहले कहते हैं कि बेटे कोई मसला तो बताओ, और और जब बताते हैं तो नए मसले बन जाते हैं, और हैं शक करते हैं। अच्छा, ये वालिदैन का कसूर है, शक करते हैं। बात से रिलेटेड हो सकता है कि जबान के बहुत सख्त हैं, और ये मैं आपको जो सारी बातें बता रहा हूं ये है माशरे के अंदर, मतलब अभी तो आप दिल खोल के बोल नहीं रहे हैं, वरना ये मसले हैं। और माँ बाप से रिलेटेड ये भी हो सकता है कि हमसे कभी कुछ नहीं होते, जो मर्जी हम कर लें तो वो लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। अब उसमें माँ की अलग तरह की एक्सपेक्टेशन हो सकती है जो हम कभी पूरी नहीं कर पाते, बाप की अलग तरह से हो सकती है, यानी किसी हाल में खुश नहीं है। और जो काम हमें कह रहे हैं, हमारे आराम का ख्याल भी नहीं कर रहे, हमारी पढ़ाई का ख्याल भी नहीं कर रहे, और जब पढ़ाई का ख्याल नहीं करके पढ़ाई जाया करा दी, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर भी बेइज्जती हमारी कर रहे हैं। इन शॉर्ट बहुत सारे मसाइल हैं, समझते नहीं हमें। ये जो वालिदैन की औलाद से मोहब्बत है ना, मोहब्बत ये फितरी है, और दीन में इसके लिए कोई प्रमोट करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई अपनी औलाद से मोहब्बत किया करो, नहीं। जैसे दीन में ये हुक्म दिया है कि खाना खाया करो, है पानी पिया करो, ये फर्ज है पे पानी पीना खाना खाना, क्यों नहीं, तो करना ही करना है। तो वालिदैन को नहीं ये कहा गया कि औलाद से मोहब्बत करो, क्योंकि उन्हें करनी ही करनी, वो तो जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। औलाद फितरतन अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करती। आपको लगता इसलिए है क्योंकि आप अभी उनसे मजबूरन जुड़े हुए हैं, अभी आप उन पे डिपेंडेंट हैं। जब अच्छा अगर कोई दिल का बहुत अच्छा इंसान है तो हो सकता है वो मोहब्बत करता हो, लेकिन मैं मुआशरे की हकीकतें बता रहा हूं कि औलाद अपने माँ बाप से जब तक मजबूरन जुड़ी रहती है, उन पे डिपेंडेंट होती है, तो उनको लगता है वो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। जैसे ही उनकी डिपेंडेंस खत्म होती है, उनको माँ बाप से इख्तलाफ भी होने लगते हैं, वो इख्तलाफात इतने बढ़ जाते हैं कि वो अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं और मुड़ के पूछते भी नहीं, तो फिर मोहब्बत किधर गई भाई। तो वो जो मोहब्बत अभी आप लोग समझते हैं ना मोहब्बत है, वो डिपेंडेंस की मोहब्बत है। डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, जब आपकी इंडिपेंडेंस होनी शुरू हो जाएगी तो फिर आप लोगों के इंसानी इख्तलाफ भी होंगे और आप लोग फिर अपने माँ बाप को मुड़ के पूछेंगे भी नहीं। चूंकि फितरतन इंसान ऐसा है, तो इसलिए ये ना बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है वालिदैन के साथ सख्त बात करना, बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ने कुरान पाक में बहुत ज्यादा जगह पर जहां अपनी तौहीद के हुक्म दिए में साथ वालिदैन को भी जोड़ा हुआ। वालिदैन को उफ तक नहीं कहना, उनको ओबे करना है। वालिदैन अगर कोई ऐसा हुक्म दे रहे हैं जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ है, वो नहीं मानना, उसके अलावा ओबे करना है। और जो हुक्म नहीं भी मानना, उनको मुंह पे ये नहीं कहना जा अब्बा तू तो दौस किया तुझे क्या पता, ये सख्त बात नहीं कर सकते। तो औलाद होने का टेस्ट अलग है, वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि माँ बाप अच्छे माँ बाप है कि नहीं। हम लोग ना अपने माँ बाप के साथ जो बिहेव करते हैं वो उनके बिहेवियर से डिपेंड करना शुरू हो गया हुआ है। इस वक्त आपके बच्चों की बात कर रहा हूं, चूंकि माँ बाप का बिहेवियर आपको लगता है आपके साथ ठीक नहीं है, इसलिए आप भी उनके साथ अच्छे से नहीं बोलते। तो माँ बाप का ना बहुत मुकाम है बेटे, बहुत ज्यादा मुकाम है। और मैं भी हदीस को और सुनाने लगा था, लेकिन अभी मेरे ज़हन में और आगे वो बता देता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई एक पेपर मिल रहा हो, कोई 5-6 क्वेश्चंस मिल रहे हों, और वो 5-6 क्वेश्चंस पक्के पेपर में आने हों, पक्के, और वो 5-6 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मिल रहे हों, और वो उस कागज को चोरी के नहीं कह रहा, मतलब मिल रहे हो, एक स्कीम उसको मिला मौका, और वो जो स्टूडेंट उस कागज को लिफ्ट ही ना कराए, फाड़ के फेंक दे, तो वो बेवकूफ है। बल्कि बेवकूफ से भी और बड़े बड़े वर्ड बोलने का दिल करेगा उसको। बिल्कुल उसने अपने साथ बर्बादी की है, क्योंकि उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और उसने लिफ्ट ही नहीं कराई। अगर इसमें कोई उस्ताद कहे भाई ये तो बर्बाद है, ये नहीं फिर पास होता, तो वो जो उस्ताद का ये कहना कि भाई ये पास नहीं होता, वो उन 5 क्वेश्चंस को छोड़ने की वजह से नहीं है। पक्का पास होने का उसको मौका मिल रहा था, उसने उस मौके की कदर ही नहीं की। ये उसके ऊपर एक रिएक्शन है कि भाई फिर ये नहीं पास होता, नहीं ये डिजर्व ही नहीं करता पास होना, कदर ही नहीं कर रहा। तो 3 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाक हो गया वो शख्स पे आमीन फरमाया था। उनमें से एक चीज है
कि हलाक हो गया वो शख्स, ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे थे और आप सब उस पे आमीन फरमा रहे थे, हलाक हो गया वो शख्स जिसने अपने वालिदैन में से दोनों या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं कमा सका, मफहूम है उसका, तो वो हलाक हो गया। अब ये ऐसे ही है कि एक स्टूडेंट को पक्का पक्का पेपर मिल रहा और वो छोड़ रहा है, लिफ्ट ही नहीं करा रहा, तो आपके बेटे अगर वालिदैन हयात है ना, तो इस मौके को जाया नहीं करना। और आपको स्पेशली अभी नहीं, 4-5 साल बाद की भी बात बता रहा हूं, लड़कों को कह रहा हूं, लड़की तो शादी के बाद अपने घर चली जाती है, उसका अपना घर वो होता है, वाकई उसका अपना घर वो होता है, माँ बाप के घर से जब शिफ्ट कर जाती है। लड़कों को कह रहा हूं, करियर बनाने के पीछे आप मुल्क से बाहर भी जाएंगे, आप छोटे इलाकों के हैं तो शहर से भी बाहर जाएंगे, ये आपने चूज करना है, कोई खराबी नहीं है इसमें, आप बिल्कुल जाएं मुल्क से बाहर, कोई खराबी इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ये आप जरूर फैक्टर कंसिडर करिएगा कि आपके पास चॉइस होगी। मैं फिर कह रहा हूं इसमें कोई खराबी नहीं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि नहीं बाहर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जरूर कंसिडर कर लेना कि वालिदैन का बुढ़ापा हासिल कर लेना अपनी जिंदगी में और बाहर जाके अपना करियर बना लेना, ये आपने चूज करना। तो अगर आपको वालिदैन का बुढ़ापा मिल रहा है उनकी खिदमत के लिए, और बूढ़े को ना बस सुनने के लिए कान चाहिए होते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे ना वालिदैन, उनको बस बैठ के प्यार से बात सुननी होती है, वो जो कह रहे हैं उनकी बात को इज्जत से सुनना होता है। आप अगर आपके वालिदैन बहुत बूढ़े हैं या दादा दादी नाना नानी अब बूढ़े हैं, तो आप नोट करेंगे वो अक्सर सेम बात रिपीट करते रहते हैं, सेम वाक्य बार बार सुना रहे होते हैं, बस उनको सुनना होता है प्यार से, उनको इंपॉर्टेंस के साथ सुनना होता है। उनकी फिजिकल खिदमत है, उनकी इमोशनल सपोर्ट है, ये सब वालिदैन की खिदमत है, उनको ओबे करना। तो बूढ़े वालिदैन जब तक आपकी जिंदगी में आपको मिल रहे हैं ना, इस मौके को बेटे जाया नहीं करना, क्योंकि ये स्ट्रेट टिकट है कामयाबी का। तो इसलिए वालिदैन जिनके हयात हैं वो उनको डिसओबे करके, बदतमीजी करके ये टिकट जाया नहीं करना। एक सवाल दिया था मैंने ओवरहेड्स का, और उस ओवरहेड वाले सवाल में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मैंने खुद बता दिए थे, उसके अलावा ओवरहेड्स बांटने थे वो तो बचपन से बांटते आ रहे हैं। और आपने उस ओवरहेड्स बांटने को ही पूछा था, और ओवरहेड्स बांटने के बाद पर यूनिट कॉस्ट पूछी थी। तो प्राइमरी अपोर्शनमेंट, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के बाद जब फाइनली तीनों पीडीज के अंदर ओवरहेड्स का टोटल आ गया और तीनों पीडीज में यूनिट्स भी पता है, तो डिवाइड करके पर यूनिट आ जाएगा। अब आप बताएं इसमें किसी ने कुछ पूछना है तो, अगर किया है इस सवाल में कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना, चले ठीक है जी। अब एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ओवरहेड बस खत्म, सारे कर लिए हमने, ओवरहेड खत्म हो गया, सारे के सारे कर लिए हमने। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं, वो तब छुड़वाया था और कहा था कि ओवरहेड्स वाले चैप्टर के बाद इसको हाथ डाल सकते हैं आप। वो था जी स्प्रिंग 23 था शायद, है ना, स्प्रिंग 23 था। ये होमवर्क है आपका, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 होगा शायद, किस नाम से, असगर अली के नाम से। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का सवाल है, मैंने चैप्टर में उसको क्वेश्चन नंबर 3 पे जगह दी हुई थी, स्प्रिंग 23। ये बेटा होमवर्क है आपका जी। अच्छा, ये सवाल पूछा है, बाकी भी सुन लें। ये स्प्रिंग 23 जो ओवरहेड वाला होमवर्क था ना, उसमें एक स्टूडेंट ने सवाल किया, बाकी भी सुन लें। मशीन की इंश्योरेंस किस रेशो में बांटी, क्यों? मशीन्स की कॉस्ट दी होनी चाहिए थी, नहीं थी तो मजबूरन मशीन में बांटा। बिल्डिंग की इंश्योरेंस फ्लोर एरिया, अब मशीनों की इंश्योरेंस भी हो गई, बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी हो गई, और किस चीज की इंश्योरेंस होगी? हम इंश्योरेंस कराते क्यों, बिजनेस इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? क्योंकि जो चीजें फिजिकली मौजूद हैं उनको अगर कोई नुकसान पहुंच गया तो फिर जो इतना खर्चा करना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस वाले पैसे लेके तो वो खर्चा अपने जिम्मे ले लेते हैं। बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी हो गई, मशीन की इंश्योरेंस भी हो गई, अदर इंश्योरेंस कौन सी होगी फिर?
दो बातें हैं, हमारे एम्प्लॉयज की भी हो सकती है, हमने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस कराई हुई है, या जो मटेरियल पड़ा है उसकी भी हो सकती है। तो इसलिए इसको मटेरियल की रेशो में बांटा है कि ये मटेरियल की ही इंश्योरेंस होगी, अदर इंश्योरेंस, इसलिए मटेरियल की रेशो में बांटा है। तो हम इसको एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस भी समझ सकते थे, वो भी इसलिए ज्यादा बेहतर वैसे ना होता क्योंकि जो एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस होती ना, वो भी उनके सैलरीज वेजेस के अंदर ही आ जाती, यानी वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर सब कवर्ड होता है, सारे बेनिफिट्स। तो इसलिए ये मटेरियल की ही इंश्योरेंस होगी, इसलिए मटेरियल की रेशो में बांटी। देखिए, इंश्योरेंस करवानी है हमने जो चीजें फिजिकली मौजूद हैं, तो फिजिकली तो बिल्डिंग मशीन दोनों हो गई, तो मटेरियल ही रह गया फिर। तभी देखे ना, अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल की कॉस्ट भी दी हुई है, तो फिर ये मटेरियल ही की इंश्योरेंस होगी। कल मैंने किया था इलस्ट्रेशन 3, और उसके अलावा एक और मैंने आईकेप की बुक से एग्जांपल थोड़ी चेंज करके बताई थी। पास पेपर का करते हैं सवाल, एक्टिविटी बेस्ड में पहला ही सवाल है पास पेपर्स का, शाहिद पाकिस्तान, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। जो लोग खुशोखरम जिंदगी गुजार रहे हैं, मैंने सवाल कहा है पढ़ने को। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पास पेपर वाले पोर्शन में पहला ही सवाल है, शाहिद पाकिस्तान लिमिटेड, स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट का सवाल है, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। नूर, चल जाएगा सवाल पे।
सवाल कहा था पढ़ने को यार? इस चैप्टर के ना सारे सवाल तकरीबन एक जैसे ही हैं, इसलिए 2 सवाल मैंने कल करा दिए, एक और दूसरे की कोशिश अभी कर लेता हूं। तो ये इतना ही है बस इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है, इसलिए खत्म ये चैप्टर आज। मैं इसका रिकैप फिर दे देता हूं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, पिछले चैप्टर में हम क्या कर रहे थे कि सारे ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में बांटते थे। वहां डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट थे। जब सारे डिपार्टमेंट्स में बांट लेते थे और अगर एक ही प्रोडक्ट है तो हर पीडी का एक ओएआर निकलता था और उस ओएआर को यूज करके प्रोडक्ट की कॉस्ट तक पहुंचते थे, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यह है कि हमने डिपार्टमेंट्स को बीच में से गायब करा दिया और ओवरहेड्स को सीधा सीधा प्रोडक्ट्स के साथ लिंक कर दिया। और उसका तरीका यह किया कि हर खर्चे का, जैसे ओएआर निकालते थे पिछले चैप्टर में, फार्मूला टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय जो कोई ना कोई बेस होती थी, ज्यादा मशहूर थी वो, उनमें से भी आपको सवालों में ज्यादातर मशीन आवर्स और लेबर आवर ही मिले होंगे। तो किसी खर्चे, किस बिजनेस ने अपने ओवरहेड्स को लेबर आवर से लिंक करना है, किस डिपार्टमेंट में लेबर आवर बेहतर है, किस में मशीन आवर बेहतर है, कैसे करेगा फैसला? बिजनेस की नेचर देखते हुए उनको लगता होगा कि इस डिपार्टमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बात कर रहा हूं सारे, दाढ़ी वाले भी बगैर दाढ़ी वाले, सबसे बात करो। बिजनेस को अपने बिजनेस नेचर के हिसाब से फैसला करना पड़ेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा था, कि खर्चे कौन सी बेस से ज्यादा फेयरली लिंक्ड है। तो इसी तरह यहां पर भी चूंकि हमने हर खर्चे का एक रेट निकालना होता है, उसको ओएआर ऐसा कह नहीं रहे होते क्योंकि ये नाम पिछले चैप्टर में इस्तेमाल होता, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यहां पर उसको नाम ओएआर नहीं दे रहे, लेकिन हर खर्चे का एक रेट निकलता है। जब खर्चे का रेट निकलता है, फार्मूला वही है, उस खर्चे का टोटल डिवाइडेड बाय जो उस खर्चे की मुनासिब बेस बनती है। उसको हमने ड्राइवर का नाम दिया था और उसको ड्राइवर इसीलिए कह रहे हैं कि गाड़ी का ड्राइवर जहां जाएगा बाकी सवारी भी वहीं जाएंगी। तो हमने उस बेस के ऊपर उस खर्चे का रेट निकालना था। ये इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में मेन फर्क है। पिछले चैप्टर में खर्चे प्रोडक्ट्स में बांटने की बजाय डिपार्टमेंट्स में बंटते हैं। उन खर्चों का प्रोडक्ट से डायरेक्ट लिंक नहीं निकाला जाता था, डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक निकलता था, फिर डिपार्टमेंट के खर्चे प्रोडक्ट में जाते थे। यहां पर हर खर्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है प्रोडक्ट के साथ और उनको हर प्रोडक्ट में किसी ना किसी तरीके से लेके जा रहे हैं। ये बुनियादी फर्क है दोनों चैप्टर्स में, है जी। इस सवाल में करना क्या है? इस सवाल में करना यह है, और ये अच्छा सवाल है, इसको आप 2-4 दफा कर लेंगे ना, रट्टा लगा के नहीं, बार बार समझ के, तो बहुत फायदा होगा। करना यह है कि इस वक्त जो एक लेटेस्ट साल गुजरा है उसमें जो हम लोगों ने अकाउंट्स अपने लिए बनाए होंगे, ये पहला टेबल उसका दिया हुआ है। अभी इस वक्त मटेरियल लेबर तो हर प्रोडक्ट का अपना अपना होता ही है, लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं और जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उनको प्रोडक्ट्स में कैसे बांटा हुआ है, ये टेबल के नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको लेबर आवर्स की रेशो में बांटते हैं और जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उनको यूनिट सोल्ड की रेशो में बांटते हैं। ये उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बताने का तरीका बता दिया, और जो ऊपर टेबल बना हुआ है वो फिर उसी के मुताबिक ही बना हुआ है। मैनेजमेंट चाह रही है कि अब हम एबीसी पे जाएं, जिसमें सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स और सारे सेलिंग खर्चों को टोटल नहीं, इंडिविजुअली एक एक देखना पड़ेगा और हर इंडिविजुअल खर्चे को किसी ना किसी ड्राइवर के साथ लिंक करना पड़ेगा ताकि हर खर्चे का एक रेट निकले। फिर उस रेट को यूज करेंगे, जैसे कल सवाल में, कल भी यही किया था हमने, प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, वही सवाल है। बस सवाल की थोड़ी सी मुश्किलें ये हैं कि इसमें कुछ पहेलियां ज्यादा आ गई, कल वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा था। तो अब हमने ना एबीसी अप्रोच पे जाना है और उसके लिए आपको एक टेबल के अंदर प्रोडक्ट वाइज कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कल वाले सवाल में भी एक टेबल में दी हुई थी, और दूसरे टेबल में खर्चों की डिटेल बताई गई। ऊपर सिर्फ एफओएच और सेल्स ओवरहेड्स का नाम लिखा था, अब आपको उनके नाम अलग अलग तोड़ के बता दिए। सिर्फ एक चीज टैली कराने के लिए बता रहा हूं, एमी नॉलेज के लिए। ऊपर वाले टेबल में टोटल कॉलम देखिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं, 184, ये नीचे उसी का ब्रेकअप बताया हुआ। तीसरे टेबल में उसी का ही ब्रेकअप बताया हुआ है ना, और ऊपर सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल कितने आ रहे हैं, 144, तो आखिरी टेबल में देखिए उसी का ब्रेकअप बताया हुआ। पहले हमें एग्जिस्टिंग उन ब्रेकअप की जरूरत नहीं होती, एग्जिस्टिंग हम टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस को यूनिट सोल्ड की रेशियो में बांट लेते हैं और टोटल एफओएच को लेबर की रेशियो में बांट लेते हैं। लेकिन अब एबीसी में जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए 184 और 144 को तोड़ के बताया है। पूछा यह है कि कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर एबीसी।
यानी कौन से प्रॉफिट को कंपेयर करना है? जो अभी इस वक्त है, जिसमें कोई खास मेहनत नहीं है, पहले टेबल में आपको सब दिया हुआ है, उनका जो प्रॉफिट बनता है और जो एबीसी से प्रॉफिट बनना चाहिए उनको कंपेयर कर दें। ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी तीनों प्रोडक्ट्स की हमने प्रॉफिट्स निकालने हैं, एग्जिस्टिंग तरीके से भी और एबीसी वाले तरीके से भी। ये है सवाल की रिक्वायरमेंट। तो सवाल की अप्रोच फिर क्या रखें, क्या करें? कल इलस्ट्रेशन 3 जैसा ही सवाल है, बस डेटा थोड़ा सा डिफरेंट फैला हुआ है। एग्जिस्टिंग का प्रॉफिट निकालें कैसे, वो पहला टेबल दिया हुआ है, और एबीसी वाला हमें हर खर्चे का रेट निकालना पड़ेगा, फिर उस रेट को इस्तेमाल करेंगे जैसे कल किया था। ये है सवाल की अप्रोच। सवाल पढ़ के इसकी प्लानिंग, इसकी अप्रोच से रिलेटेड किसी को परेशानी? तो पहले हम आसान काम कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 24। पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट एज पर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, और इसमें फिगर्स गिवन है तो हम कॉलम में ही कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स क्या क्या है? जे, के और एल, और रुपीज मिलियन है शायद। ये फिगर्स सारी गिवन है आपको, और वो जो फिगर्स गिवन है वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक ही निकली हुई है, इसलिए हमने सिर्फ उनको प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। सेल्स के लिए हम एग्जामिनर को कह देते हैं कि जो तुमने यूनिट्स दिए हुए हैं, हम उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने लगे हैं जो तुमने प्राइस दी है। ये एग्जामिनर को बताया, और अब ये तीनों आंसर हमने कैलकुलेट कर देने हैं। तो 50,000 को किससे मल्टीप्लाई करें? वो किधर है? दूसरे टेबल में। तो यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, मिलियन देखिए क्या बने, 500 मिलियन। इसी तरह के का हो गया 40,000 इंटू 12,000, 480, और एल का 30,000 इंटू 14,000, 420,000। सेल्स बताइए बेटे, समझ आई? हाँ जी, सेल्स ओके। अब आगे, जब आपको उसने कॉस्ट का टोटल कर ही दिया है तो हमें कौन सी सफाई के नंबर मिल जाने के सब लिख के दिखाएं। हम यहां से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, की नहीं उन्होंने ऑलरेडी टोटल 290, 352, 351, तो प्रॉफिट आ गया 210, 128, 69। अच्छा, जो लोग सॉल्यूशन नोट नहीं करते ना, ये जो मैं इसका एबीसी वाला सॉल्यूशन करूंगा वो वैसे करूंगा जैसे कल सिखाया है। पीछे मैंने आईके वाला ही छापा हुआ है, तो वो बहुत लंबे चौड़े से टेबल में कैलकुलेशन है, लेकिन मैं कहूंगा क्या मैं बोर्ड पे करूंगा। कल जैसे तरीका सिखाया था ना, उस तरीके से करूंगा मैं। तो ये वाला ही नोट करिएगा, एंड आंसर वही आएंगे, लेकिन जिस तरह समझाया था वैसे सॉल्व कर दूंगा। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के प्रॉफिट्स। अब हमें रिवाइज्ड पॉलिसी के लिए कॉस्ट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब सवाल की प्रेजेंटेशन एक तमीज वाली प्रेजेंटेशन जो हो रही है, जैसे मैंने कल सवाल किया था जब बोर्ड पे, तो मैंने सवाल का स्टार्ट ही रेट निकालने से किया, फिर उसके बाद प्रॉफिट की अलग हेडिंग देके प्रोडक्ट जे की हेडिंग दी और सॉल्यूशन किया। अगर सिर्फ एबीसी का प्रॉफिट निकालने को कहता ना, हम अब भी ऐसे प्रेजेंट कर लेते, सवाल के फ्लो में चलते, रेट्स निकालते, फिर उन रेट्स को यूज करके हर प्रोडक्ट की इनकम स्टेटमेंट बनाते। लेकिन अब चूंकि हमने प्रॉफिट्स कंपेयर करने हैं और एक तमीज की प्रेजेंटेशन ये हुई कि पहले हमने एग्जिस्टिंग के प्रॉफिट्स लिख दिए, अब अच्छा ये लगेगा कि इसी के साथ ही हम प्रॉफिट एज पर एबीसी अप्रोच या रिवाइज्ड अप्रोच कह दें। ये जरा थोड़ी तमीज वाली प्रेजेंटेशन हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमें हर खर्चे के रेट निकालने पड़ेंगे, वो फिर वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 में चले जाएंगे। और जिनसे ये इजीली हैंडल हो सकता हो कि कॉलम में कर लें, वो बेशक कॉलम में कर लें, लेकिन मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता, तो इसलिए हर प्रोडक्ट को एक एक करके सॉल्व करेंगे जैसे मैंने कल किया था। सेल्स एबीसी से ए भी चेंज हो जाएंगे, सेल्स तो वही रहेंगे 500, और मटेरियल लेबर चेंज हो जाएगा, मटेरियल लेबर तो वही रहेगा। एफओएच के लिए हमें वो जो एफओएच की लिस्ट दी हुई है, उन सब के अलग अलग, और सेलिंग खर्चों की जो लिस्ट दी हुई है उन सबको अलग अलग लेके चलना पड़ेगा, जैसे कल भी मैंने बोर्ड पे किया था। तो अब हम यहां पर आके रुके,
और दिमाग में प्लान ये किया कि अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो 4-5 एक की हैं, 4-5 दूसरे की हैं, तो 10-12 लाइनें जे पे लग गई, फिर इतनी ही लाइनें एल पे लगेंगी, इतनी लाइनें के पे लगेंगी, इतनी जगह छोड़ के अब हम वर्किंग्स में चलते हैं। देखिए अब इसको पूरा भी तो कर रहे हैं ना, यहां छोड़ के तो नहीं वर्किंग आएगी। अब हमने सवाल पढ़ के ना एक दिमाग में प्लान कर लिया कि अब यहाँ ओवरहेड्स भी लिखने हैं, सेलिंग भी लिखने हैं, तो 5-5 6-6 लाइनें तो हैं सबकी, तो वो लाइनें भी पूरी होंगी। फिर यही वाला काम बिल्कुल ऐसा ही के लिए भी करना है, बिल्कुल ऐसा ही एल के लिए भी करना है, और फिर उनका एंड पे कंपैरिजन भी दिखाना है। तो जितनी जगह बनती है वो छोड़ के वर्किंग्स पे आ जाते हैं, और ये वर्किंग सोल्यूशन का हिस्सा होती है बेटे, इसके नंबर होते हैं। तो आप अंदाजा देख लें कितनी जगह चाहिए, वो जगह छोड़ के तो वर्किंग्स पे आ जाते हैं। एबीसी का सवाल है तो हमें वर्किंग में सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि सारे खर्चों के रेट निकालने पड़ेंगे। इसको मैं कह देता हूं वर्किंग में। सबसे पहला खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कल जो सवाल किया था ना, इनफैक्ट दोनों जो किए थे उन दोनों में आपको हर खर्चे का ड्राइवर बताया हुआ था। अब नहीं बताया तो हमें खर्चों के नाम से पहचानना पड़ेगा। मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस है मशीन आवर्स, तो इसका ड्राइवर होगा मशीन आवर्स। सेटअप कॉस्ट, बैच साइज, बैच साइज या नंबर ऑफ सेटअप्स, नहीं वही नहीं है ना 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 ना, नंबर ऑफ सेटअप्स, कितनी दफा सेटअप करना पड़ेगा, बैच साइज नहीं। अरे कल तो जितनी चीजें बात समझाई थी, दोबारा बताता हूं। सेटअप कॉस्ट का मतलब है, जो मैंने कल बिस्किट्स की मिसाल दी थी, चलो जलेबियों की मिसाल दे देते हैं आज। अगर कढ़ाई में जलेबियां तलनी है तो अब वो जलेबियां अगर कभी तलते देखी हो तो एक गंदा सा मैला सा कपड़ा होता है, हाथ भी उसके गंदे ही होते हैं, उसके अंदर वो पेस्ट होता है सारा, और उसको ऐसे जब ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब जब कढ़ाई के अंदर वो जलेबियां उसमें बना देगा, कपड़ा खाली हो गया, वो जलेबियां अपनी जगह तल रही हैं, अब उस कपड़े की रीफिलिंग की बारी। फिर उस कपड़े को रीफिल करने के लिए एक और गंदा सा बंदा है, उसने एक और गंदे से बर्तन से उस कपड़े को भरना है, फिर उसमें जो साइड पे गिरा उसको साफ करना है, फिर उसको कवर करके हो सकता है कोई और प्लास्टिक वगैरह लगा के वो तैयार करके फिर अब इस वर्कर के हवाले करना है। ये उसने फिर एक और बैच सेटअप कर लिया। इस बैच सेटअप करने में जो वर्कर इन्वॉल्व है उनकी तनख्वाह हो सकती है, अगर इसमें कोई खास केमिकल हर दफा लगता है उसका खर्चा हो सकता है। ये सारा सेटअप कॉस्ट है, बैच सेटअप कॉस्ट है। तो इस टोटल बैच सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर के लिए कौन सी एक्टिविटी बेहतर बेस लगती है कि एक बैच में यूनिट्स कितने होते हैं, कितनी दफा साल में बैच सेटअप किया गया, तो नंबर ऑफ सेटअप्स। तो सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स, हाँ अब ढूंढना पड़ेगा हमें, लेकिन नंबर ऑफ सेटअप्स। फ्यूल एंड पावर नाम से क्या लगता है, ये तो पिछले चैप्टर की भी हेल्प आ जाएगी। मशीन आवर्स, अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये उसने खुद मेंशन कर दिया, जो नाम से पता नहीं चल रहे थे ना, तो उसने खुद बता दिया नीचे अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनको हमने मशीन आवर्स पे बांटना है। तो ये जो पहले तीन है ये नामों से पहचाना, और जो चौथा वाला था वो सवाल वाले ने फिर खुद बता दिया। तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मशीन आवर्स हो गए, रिपेयर मेंटेनेंस मशीन्स की टोटल खर्चा कितना जी, 27 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स, तो वो कहां है, वो तो पर यूनिट है, और वो भी हर प्रोडक्ट के अलग अलग हैं, तो फिर हमें यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल मशीन आवर्स के लिए हम ये मकड़ी से भी पूछ सकते हैं, और या फिर इसको वर्किंग 1.1 भी कह सकते हैं। टोटल मशीन आवर्स जे में कितने, 0.18 पर यूनिट ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000, दूसरे के 0.30 मल्टीप्लाई बाय 40,000, फिर 0.5 इंटू 30,000। अच्छा बाद में भी ये काम करना ही है तो अभी ही एक काम कर लें, और एडवाइस भी यही है कि आप ना एग्जाम में भी ये रख लें कि प्रोडक्ट वाइज हम अगर ये ग्रैंड टोटल निकाल ही रहे हैं तो हर प्रोडक्ट के ना अलग अलग भी देखना। सिर्फ इसका आंसर बताएं, सिर्फ इसका 9,000, 12,000, 15,000, चलें अब बताएं 36,000 आवर्स।
इसका आंसर क्या बन गया जी? 750 पर मशीन आवर। ये मशीन की मेंटेनेंस हो गई। अगला खर्चा सेटअप कॉस्ट। कल वाले सवाल में बजटेड था, इसमें एक्चुअल डाटा है बस जी। टोटल 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स। नंबर ऑफ सेटअप्स अगर समझ आ गई तो 2-3 मिनट में ही कर लेंगे, करें आप ट्राई, बाकी भी करें बेटे सारे। नंबर ऑफ सेटअप्स करें कैलकुलेट। बोर्ड पे देख के लिखना बेटे सबको आता है, तो जो बोर्ड पे देख के लिख रहे हैं अभी वो भी लिखना छोड़ें। कैलकुलेट करने को कहा है, कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ सेटअप सारे लोग ट्राई करें। जे के लिए कितने और के के लिए कितने और एल के लिए कितने करने। ठीक है, बाकी भी सब करिए। जी बैच साइज का मतलब है कि एक ट्रे में कितने यूनिट्स रखते हैं। तो प्रोडक्ट जे के एक बैच में कितने, तो अगर हमने पूरे साल में इसके 50,000 यूनिट्स बनाए और एक बैच में 2500, तो कितने बैच सेटअप हुए? 20। इसी तरह से के 40,000 डिवाइडेड बाय 1000, 30,000 डिवाइडेड बाय 30, 40, 20, 80 बैचेस, 80 सेटअप्स। तो रुपीज नहीं पूरा बताया ना यार, 3 लाख पर सेटअप। तीसरा खर्चा फ्यूल एंड पावर, और इसके लिए भी हमने मशीन आवर्स ही चुने हैं। तो रुपीज 99 मिलियन डिवाइडेड बाय 36,000 आवर्स। ये 750 था, पक्की बात है जी। 275 पर आवर, 50। और चौथा अदर, और उस अदर के लिए भी उसने मशीन आवर्स ही कहे। हाँ जी 34 मिलियन डिवाइडेड बाय 36,000 आवर्स, 944.4, चलो खैर 944 पर आवर। ये हो गए एफओएच वाले चारों।
इसके बाद अगला आगे उनको भी तो बांटना है, सेलिंग खर्चों को, एबीसी में सेलिंग खर्चे भी बांटने हैं। सेल्स ओवरहेड, उनमें पहला ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, ये कल इलस्ट्रेशन 3 में भी था। अब ये जो ऑर्डरिंग यानी कस्टमर्स के जो ऑर्डर हैंडल करने का खर्चा है, सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, इसके लिए अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से क्या बेस्ट लग रहा है? सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर कितने रुपए का होता है या नंबर ऑफ ऑर्डर्स? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट के खर्चे टोटल 6 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, करें कैलकुलेट। जो कैलकुलेशन कहता हूं बेटे किया करें ना, सारे ट्राई जरूर किया करें, मैं तो बता ही दूंगा लेकिन बेटे सब ट्राई किया करो। निकालें नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर, जैसे मैंने यहां नंबर ऑफ सेटअप्स निकाले हैं, ढूंढे नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स। किसके साथ? नहीं नहीं वगैरह चला गया। हाँ नहीं, देखते हैं अगले वीक में एक और कर लेंगे, कोई मसला नहीं। नहीं भाई अभी कहाँ, हम 2 दिन नहीं हुई ना क्लास प्रॉपर। नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स, हाँ जे का कितना? 100। कैसे? किसको डिवाइड किया? यूनिट्स को। ये जो दूसरे टेबल में लिखी है ना चीजें, उसमें आखिरी लाइन की अंग्रेजी समझाता हूं। क्या हर दफा हर कस्टमर सेम नंबर ऑफ यूनिट्स हमसे खरीदता होगा आके? नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी के लिए उन्होंने कहा कि ऑन एन एवरेज हर कस्टमर इतने रुपए की चीज हमसे खरीदने आता था। एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर, जब कस्टमर हमें आके चीज मांगता था तो वो ऑन एन एवरेज हर कस्टमर 5 मिलियन रुपए की चीजें ही खरीद के जाता था। कैलकुलेशन में इससे आसानी हो जाएगी। तो 5 मिलियन यूनिट्स, अगर वो कहते ना कि ऑन एन एवरेज हर कस्टमर 500 यूनिट्स खरीदता था, तो टोटल कितनी दफा कस्टमर्स आए होंगे? हम 50,000 यूनिट्स को 500 यूनिट से डिवाइड करते। अभी उसने कहा है कि ऑन एन एवरेज हर कस्टमर 5 मिलियन रुपए की चीजें खरीदता था। तो अब हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए किसको डिवाइड करेंगे इससे? सेल्स की अमाउंट को, क्योंकि 5 मिलियन रुपए है। देखिए हमने ना निकालना क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी साल में कितनी दफा चीजें बिकी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो अगर आपको यह बताया होता कि एक दफा ऑन एन एवरेज कस्टमर 500 यूनिट्स हमसे खरीदता है, 500 यूनिट्स, तो टोटल कितनी दफा चीजें बिकी? 50,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स करते। लेकिन अब उसने हमें यूनिट्स नहीं अमाउंट बताई है कि एक दफा कस्टमर हमसे 5 मिलियन रुपए की चीजें खरीदता है। तो अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए 5 मिलियन से, 5 मिलियन रुपए से किसको डिवाइड करना है? टोटल सेल्स के रुपए को। तो 500 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 मिलियन, इसी तरह 480 मिलियन रुपए डिवाइडेड बाय 6 मिलियन, 420 मिलियन रुपीज डिवाइडेड बाय 7 मिलियन रुपीज, 60, 240।
तो 240 से डिवाइड करेंगे तो पर ऑर्डर आ जाएगा जी 25,000 पर ऑर्डर। जी बेटे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ओके। अगला खर्चा डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये ऑर्डर के खर्चे को लिख लें, ये भी अच्छा पॉइंट है। टोटल 54। नंबर ऑफ ऑर्डर्स नोटेड, डन। कुछ पूछना है बेटा? डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करते होंगे। डिलीवरी एक्सपेंसेस हम कस्टमर तक चीजें पहुंचाते होंगे। कस्टमर तक चीजें पहुंचाना, इस प्रोडक्ट के लिए कितना ज्यादा डिलीवरी का खर्चा आया, ये किस पे डिपेंडेंट होगी बात? जितने यूनिट्स बेचे या जितनी दफा ऑर्डर डिलीवर किया? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। समझाता हूं, अगर इधर उधर फंसे हुए तो पहले लिख लें, फिर समझाता हूं। अच्छा पॉइंट है। जी बताऊं, अगर ये ब्रैकेट में उसने ये यूनिट्स वाली कहानी ना लिखी होती, बस खामोशी होती डिलीवरी एक्सपेंसेस, तो दोनों तरीके ठीक होते। क्या दोनों तरीके? आपने अगर ये बाइकिया और इस तरह की जो ऑप्शन होती हैं, कुछ सामान इधर से उधर करने की, ये कभी यूज किए? अगर बाइकिया के जरिए कोई सामान भेजना है कहीं, तो वो शॉपर उठा के देखेगा कितने किलो का है और उतने किलो के पैसे देगा। फिर पैसे किस बात के लेगा? वो तो डिस्टेंस के पैसे देगा। अब उस डिस्टेंस के अंदर हम 5 किलो का शॉपर भेज रहे हैं कि 1 पाव का शॉपर भेज रहे हैं, उसने तो अपने उस ट्रेवल के पैसे देने हैं। तो अगर तो इसको डिलीवर करने का खर्चा हमें पर डिलीवरी करना होता, पर डिलीवरी, तो फिर क्या बेहतर ड्राइवर होता? नंबर ऑफ यूनिट्स जितने बेचे या नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो डिलीवर किए? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और अगर वो कोरियर वाला हमसे पर यूनिट के हिसाब से पैसे लेता, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर ब्रैकेट के अंदर ये सब ना लिखा होता तो फिर दोनों बातें सही थी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेस पे ड्राइवर रख लें, वो भी सही है, नंबर ऑफ यूनिट्स रख लें, दोनों बातें सही हैं। लेकिन उसने जब ब्रैकेट में कहा ना कि यूनिट्स आर ऑफ सेम साइज, मतलब उसने यूनिट्स के साथ लिंक कर दिया, तो फिर इसमें इशारा है कि बेहतर है आप यूनिट्स के हिसाब से चलें। अगर ये ना लिखा होता तो हम नंबर ऑफ सेल ऑर्डर रख लेते, वो भी सही था, नंबर ऑफ यूनिट्स रख लेते, वो भी सही था, अगर खामोशी होती। लेकिन ब्रैकेट में यूनिट्स लिख दिए, तो अब हमें यूनिट्स को ड्राइवर रखना पड़ेगा।
यानी कोरियर वाले को हम नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से पैसे देते होंगे। तो इसलिए अब हमें इसको नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 50, 40, 30, 120,000 जी, 450 पर यूनिट। तीसरा खर्चा, हमने कोई एजेंट को कमीशन देना होगा, और ये पता नहीं पहले कभी किसी अकाउंटिंग के सवाल में आपके सामने आई ये बात की नहीं आई, लेकिन बहरहाल मैं जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था, परसेंटेजेस कैलकुलेट करवा रहा था, तब भी ये कहीं की होगी बात कि जो कमीशन होती है ना वो परसेंटेज होती है मोस्टली। हम एजेंट को कमीशन देते हैं इतने %, तो ये परसेंटेज ही हुआ करती है, परसेंटेज ऑफ सेल्स अमाउंट। तो इसके लिए बेस्ट ड्राइवर क्या लगता है, ये सेल्स की परसेंटेज होगी। तो क्या करें, सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड कर लें, टोटल सेल से डिवाइड कर लें, तो वो परसेंटेज की शक्ल आ जाएगी। कमीशन कितनी है, कमीशन 70 मिलियन डिवाइडेड बाय सब मिला लें 1400 मिलियन, 50,000 है 50%, मतलब 1400 मिलियन पे हम 70 मिलियन दे रहे हैं, और ये 50% है, 5% ऑफ सेल्स, 50,000 का 50,000 कैसे आ रहा है, 70 डिवाइडेड बाय 1400, 0.05 मतलब 5%। ये 0.05 मिलियन नहीं आ रहा है, रुपीज रुपीज मिलियन मिलियन कट गए सारे। रुपीज को रुपीज से डिवाइड कर रहे हैं तो 50,000 रुपए नहीं आंसर आएगा, 5% आंसर आ रहा है। और आखिरी अदर के बारे में उन्होंने क्या कहा है, मशीन आवर्स, ये वर्किंग 1.1 मिटा दो एक लाइन। जिनसे अभी भी 5% का मसला हल नहीं हुआ, 70 मिलियन डिवाइडेड बाय 1400 मिलियन, इसका आंसर कैलकुलेटर पे देखेंगे तो सिर्फ इतना सा लिखा नजर आएगा, उसके साथ और कुछ नहीं होगा, सिर्फ 0.05 लिखा नजर आएगा।
तो ये 0.05 रुपए मिलियन बंदे कुर्सियां, ये रुपीज डिवाइडेड बाय रुपीज, तो ये परसेंटेज का आंसर है, तो 5%। चौथा क्या है? अदर। अब वो जो अदर हैं उनके लिए सवाल वाला क्या है, टोटल कितने हैं? 14 मिलियन। उनके लिए उसने कहा है आप मशीन आर्ज रखें 389 पर मशीन आर्ज। ये हमें सारे खर्चों के रेट्स मिल गए। अब जैसे कल प्रोडक्ट वाइज किया था, अब हमने इनको यहां यूज करना है। जी बेटे, सारे रेट्स अब हमने इनको यूज करना है। ये मुझे जगह चाहिए। इससे आगे चल रहा हूं। FOH ये हमें चारों अलग अलग लिखने पड़ेंगे। इसी से नीचे चल रहा हूं। क्या क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसका रेट क्या है? 750 पर मशीन आवर। तो हमें इस 750 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके टोटल मशीन आवर से, जो कि 9000 थे। और सवाल हम चला रहे हैं मिलियन में, तो मिलियन ही बताइएगा। 675 मिलियन। हम ये सारा सवाल मिलियन में चला रहे हैं ना। 6.75। अगला खर्चा सेटअप कॉस्ट 3 लाख क्या है पर सेटअप। तो प्रोडक्ट जे के कितने सेटअप हैं? वर्किंग 1.2 में निकाले थे 20। तो 3 लाख रुपए इंटू 20, 6 मिलियन। 3 लाख रुपए पर सेटअप इंटू नंबर ऑफ सेटअप, ये वर्किंग 1.2 में निकाले हुए। तीसरा फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर है 2750 पर मशीन आवर इंटू प्रोडक्ट जे कर रहे हैं हम, इंटू 9000 मशीन आवर्स, 24.75। चौथा अदर ओवरहेड्स 944 पर मशीन आवर इंटू 9000, 8.4 मिलियन। ये हो गए FOH। फिर आ गए सेलिंग ओवरहेड्स। इनमें क्या है? ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट है। ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट है 25,000 पर ऑर्डर। ये हमने वर्किंग 1.3 में निकाले हुए हैं। 25,000 पर ऑर्डर है, मल्टीप्लाई बाय 100 नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 2.5। ABC चैप्टर में यही है, बस खत्म है। हर खर्चे का रेट निकलना है और उसको यूज करना है जी। डिलीवरी के एक्सपेंसेस हैं 450 पर यूनिट है, 450 पर यूनिट, तो इनटू 50,000 यूनिट्स, 22.5। फिर है कमीशन। कमीशन कितनी है? 5% ऑफ सेल्स, तो 500 मिलियन का 5%, 25। और अदर्स हैं 389 पर मशीन आवर जी, 9,000 आवर्स, 5। तो प्रोडक्ट जे का नेट प्रॉफिट आ गया 251।
सुस्ती के मारे नहीं, अभी बाकी दोनों भी आप करें, अभी 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 करें। जिसे नहीं सुनना तो वो तो पूछे कि भी नहीं सुनता तो ना सुने, मैं क्या कर लूंगा। अगर सुनना है तो ये दोनों प्रोडक्ट्स करें, अभी सॉल्व करें जी। अच्छा बताता हूँ भी। जल्दी जल्दी कर देना, मैंने फिर एक बात समझानी है सबको। प्रोडक्ट के और एल भी बेटे कर दें, कर दें, कर दें।
अच्छा, आप सारे अच्छे बच्चे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सवाल कर लेंगे। एक बात समझ ले सारे, उसके लिए ना मुझे सिर्फ 2 फिगर्स कैलकुलेट कर दे कोई नेक दिल इंसान। ये बेशक ये रिपेयर मेंटेनेंस ही कर दे। मैंने अभी प्रोडक्ट जे का कैलकुलेट किया है, के और एल का भी बताइए, कोई कर दे कैलकुलेट। के का बनेगा, नहीं कैलकुलेशन बताएं, 12,000 इंटू 750 9। एल का 15,000 इंटू 11.25। ये बेटे बाकी भी लोग बात सुनिएगा, बस ये 3 ही प्रोडक्ट्स हैं ना, और भी हैं क्या? यस सर, 2 सवाल थे। क्या ये 3 ही प्रोडक्ट्स हैं या और भी है? अब बताइए यस किस पे? 3 ही है, 3 ही है। तो अगर हम ऐसा करें जो एसन एंटरप्राइजेस वाले में किया था, रिपेयर मेंटेनेंस टोटल कितना है? 27 मिलियन। इस 27 मिलियन को हम तीनों प्रोडक्ट्स में किस रेशो में बांट दें? मशीन आर्ट्स की रेशो में, यानी 9,000, 12,000 और 15,000। इस 27 मिलियन को इस रेशो में बांटिएगा। और को मासूम बच्चे अगर इतने जीरो लिखना शुरू हो गए तो खैर है भाई, 9, 12, 15 की रेशो में बांट दें। 6.75, 9 और 11.25। यानी वो जो हम लोग एसन एंटरप्राइजेस वाला सवाल कर रहे थे, आप जो कह रहे हैं वो भी सही था, आंसर उससे भी वही आ जाएंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपको जितने प्रोडक्ट्स दिए हैं सारे के सारे का डाटा दिया हो। क्या पता आपको बिजनेस के टोटल ओवरहेड्स और टोटल ड्राइवर बताए जाते और कहते सिर्फ प्रोडक्ट जे की इनकम स्टेटमेंट बना दे, फिर कौन सी रेशो में बांटते? तो इसलिए ना मैंने आपको प्रोसीजर ही ये वाला सिखा दिया कि आप पहले रेट निकालिए, फिर उस रेट को यूज करिए। जैसे इसी सवाल के अंदर आपको ये टोटल खर्चे बताए होते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सिर्फ जे की दी होती और सिर्फ जे की प्रॉफिट पूछे होते, फिर कहां रेशो में बांटते हैं हम लोग? तो इसलिए ना एबीसी अप्रोच में मैंने आपको एक स्टैंडर्ड तरीका ही बता दिया। हर सवाल में यही करना है कि हर खर्चे का रेट निकालें और उस खर्चे को फिर जैसे भी यूज करना है, उस रेट को जैसे यूज करना है करते। अगर सारे प्रोडक्ट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे एसन एंटरप्राइजेस वाले में थी, इसमें थी, तो रेशो में भी बांट के सवाल हो सकता था जैसे एसन एंटरप्राइजेस में किया था। लेकिन एसन एंटरप्राइजेस को मैं प्रॉपर एबीसी का सवाल इसलिए नहीं कह रहा कि उसमें आप ये काम नहीं कर सकते, डाटा ही नहीं है, तो इसलिए वो प्रॉपर एबीसी का सवाल था भी नहीं। प्रॉपर एबीसी का सवाल यही होगा जिसमें आप रेट्स निकाल सकें और उनको फिर जैसे सवाल की रिक्वायरमेंट है वैसे यूज कर सकें। ओके, एबीसी डन, खत्म है, इतना ही है। ये सवाल पूरा कर लीजिएगा, फिर 1-2 सवाल और होमवर्क दूंगा, बस फिर खत्म है। मंडे को इंशाल्लाह नया चैप्टर कराऊंगा। ठीक है ना?